हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आज हम बढ़ते हैं और आज हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसके द्विध्रुव जो हमारे पास में अवेलेबल है उसकी निरक्षीय अक्ष के ऊपर या विषुवतीय रेखा के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो लगे रहिए आप रिवीजन के लिए। आपके पास कंप्लीट रिवीजन हो चुका होगा, फिर भी हमारे पास ये जो सीरीज बना रहे हैं उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ही सीरीज होगी। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न आपके जो है वो हो सकता है कि उसके अनुसार ये हो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या अभिप्राय है तथा उसकी निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और साथ में हो सकता है कि 1 नंबर का न्यूमेरिकल उसमें ऐड कर दिया जाए, तो आपके पास में हो जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं इस टॉपिक के अनुसार। यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक जोड़ा होता है, जिसमें दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो माना कि हमारे पास यहाँ पर कोई दो आवेश हैं जिनके परिमाण जो है वो समान है, जिनके परिमाण समान है। यहाँ पर माना कि -q है और यहाँ पर मान लिया +q है। दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों के मध्य का जो बिंदु होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं, यानी O से हम इसको दर्शा सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो उसके केंद्र से प्रत्येक आवेश के बीच की जो दूरी होगी वो a हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर सही बंटवारा हो इसलिए हम यहाँ पर दूरी 2a मानते हैं, अन्यथा आप dv यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो है उसकी निरक्ष का। अगर दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है उसे तो बोलते हैं उसकी अक्ष। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसकी अक्ष पर नहीं बल्कि अक्ष के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा पर अगर कोई बिंदु लेते हैं तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया इसका केंद्र से गुजरती हुई एक ऊर्ध्वाधर लंबवत निरक्ष। केंद्र से माना कि वो बिंदु आपकी r दूरी पर है और वो बिंदु आपने मान रखा है यहाँ पर, यानी P बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। इस आवेशों के जोड़े के कारण आवेशों के मान बराबर होंगे, प्रकृति विपरीत होगी और कुछ अत्यल्प दूरी पर होंगे, तब वहां पर हमारे पास विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। वहां पर उसका हम मापन कर सकते थे, इस कारण से वहां पर एक नई भौतिक राशि डेवलप हो जाती है जिसे बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसे भी हम P से दर्शाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आवेश और दोनों के बीच की दूरी, यानी P बराबर Q × 2a। यहाँ पर आवेश जो है वो दोनों में से किसी एक का परिमाण यूज किया जाता है। माइनस प्लस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है, यानी उसका मॉडुलस आपको यूज करना है। केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जब एक से अधिक आवेश होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तब हमारे पास टोटल विद्युत क्षेत्र जब हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, यानी किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तीसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और सभी का सदिश योग कर दिया जाता है। तब हमारे पास उस बिंदु पर फाइनल विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास भी यहाँ पर एक से ज्यादा आवेश अवेलेबल हैं, तो हम 1 बाय 1 एक एक आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का टोटल करेंगे, फिर हमारे पास में आ जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट। सबसे पहले माना कि +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो जब हम एक आवेश यूज करते हैं तो किसी एक आवेश को बोल सकते हैं हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं E बराबर होता है kq/r²। r जो है वो आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी होती है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो हमने मान ली है। यहाँ पर बिंदु का नाम दे देता हूं मैं A, ये बिंदु हो गया B। हमारे पास P से लेकर B के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास एक तरह से यहाँ पर क्या होगी r, लेकिन r हमने मान रखा है केंद्र से P के बीच की दूरी, तो हमारे पास ये दूरी जो होगी वो PB होगी। तो इसके अनुसार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब इस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आएगा उसका फॉर्मूला होगा E बराबर K। यहाँ पर K जो है वो आपकी कांस्टेंट है जिसका मान हम जानते हैं K बराबर होता है 1/4πε0, जहाँ ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता होता है। तो हमारे पास Q है ही और R की जगह हम यूज करेंगे Bp²। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अनुसार इसका जो मान है वो तो हमारे पास में आ जाता है kq/bp², लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है वो अब आपकी क्लियर हो चुका होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आवेश से बिंदु की ओर होती है, यानी आवेश से जाती हुई होती है।
तो प्यारे विद्यार्थी हमारे पास आवेश यहाँ पर है, बिंदु यहाँ पर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो मैं मान लेता हूँ E1 है। तो यहाँ पर E1 की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, यानी आवेश से बिंदु की ओर। तो E1 की डायरेक्शन होगी इस साइड में, ठीक है। और इस बिंदु पर जो वैल्यू आएगी वो होगी KQ/BP²। यहाँ पर BP का मान हमें ज्ञात करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर अब हमारे पास यहाँ पर ये जो रेखा है अक्ष के ऊपर अगर थीटा कोण बनाती है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, एक क्षैतिज रेखा अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, तो ये E1 वेक्टर जो है वो इस क्षैतिज रेखा के साथ भी कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाता है। सेम प्रोसेस लेते हैं। अब की बार हम इसके कारण यानी -Q के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो मैं मान लेता हूँ E2, और वो हमारे पास में आ जाएगा KQ बाई हमारे पास दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी हमारे पास में होगी यहाँ पर A से लेके P के बीच की दूरी AP²। तो हमारे पास यहाँ पर -Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो होगा KQ/AP²। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 उत्पन्न होगा -Q के कारण, उसकी जो डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हम जानते हैं आवेश की ओर, और पॉजिटिव के कारण होता है आवेश से दूर जाती हुई, यानी यहाँ पर बिंदु से आवेश की ओर, जबकि पॉजिटिव के कारण होता है आवेश से बिंदु की ओर। तो हमारे पास यहाँ जो E2 की डायरेक्शन होगी वो होगी आवेश की ओर, यानी इस दिशा में। तो हमारे पास में E2 की डायरेक्शन होगी इस तरफ आवेश की ओर, जबकि यहाँ पर प्लस के कारण दिशा होगी आवेश से जाती हुई। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये एंगल भी थीटा है, यहाँ पर एक क्षैतिज लाइन है, तो ये वाली क्षैतिज लाइन इस प्रकार से। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक क्षैतिज लाइन इस प्रकार से है, जबकि यहाँ पर -Q और Q से होकर जाने वाली जो उसकी अक्ष है वो हमारे पास इस प्रकार से, और AP लाइन जो है वो इसको इस प्रकार से तिरछा काट रही है। तो हमारे पास जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दो समांतर लाइनों को कोई तिरछी लाइन काट रही है, तो वहां पर बनेगा एकांतर कोण, और एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होगा जब दो पैरेलल लाइन को एक आपकी तिरछी लाइन काटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये डायग्राम इसका कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब थोड़ा सा और यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से हमारे पास आवश्यकता है P से लेके B के बीच की दूरी, हमें आवश्यकता है P से लेके A के बीच की दूरी। तो हमारे पास दूरी ये अवेलेबल है नहीं, हमारे पास दूरी है उसके केंद्र से P के बीच की दूरी R, और यहाँ केंद्र से लेके प्रत्येक आवेश के बीच की दूरी हमारे पास अवेलेबल है। R हमने मान रखा है, लेकिन हमें आवश्यकता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो आपके एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ध्यान दीजिए BOP या AOP। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया इसका आधार। तो हमें ज्ञात करना है कर्ण, यानी पाइथागोरस प्रमेय का आपको उपयोग करना है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, BP² बराबर यूज कर लीजिए, चाहे आप AP² बराबर यूज कर लीजिए, दोनों सेम ही है। तो हमारे पास में हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस हमारे पास में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास BP² AP² बराबर हो जाएगा A² प्लस R²। या मैं यूज कर सकता हूँ BP बराबर या AP बराबर हमारे पास में आ जाएगा R² प्लस A², या इसको मैं यूज कर सकता हूँ R² प्लस A² की पावर 1/2। अब हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, कंप्लीट समझ लेते हैं किस प्रकार से फाइनल मान आएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम के अनुसार आपको पीछे वाले नॉलेज का उपयोग करना ही होता है, कि इसी कारण से 11th क्लास में इसका बेसिक कंप्लीट करवा दिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि E1 वेक्टर है, और E1 वेक्टर किसी अक्ष के साथ एंगल बनाता हुआ जा रहा है। E2 वेक्टर जो है वो भी किसी अक्ष के साथ एंगल बनाता हुआ जा रहा है। तो जब भी कोई सदिश राशि किसी अक्ष के साथ एंगल बनाती है, तो हम जानते हैं कि उस सदिश राशि का वहां पर वियोजन हो जाता है। उसके दो घटक आपको प्राप्त होंगे। अगर द्विविमीय वियोजन है तो आपके पास में एक घटक आएगा आपके x अक्ष के ऊपर, और एक घटक आएगा आपके पास उसके y अक्ष के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए E1 का आपको यहाँ पर वियोजन करना है। तो E1 का एक टुकड़ा जो आएगा वो इस लाइन पर आएगा, एक टुकड़ा जो आएगा वो इस अक्ष पे होगा। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जिस अक्ष के साथ एंगल बनाता है उस अक्ष के ऊपर उसका परिमाण और cos थीटा साथ में आता है। तो इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास E1 cos थीटा, और इस अक्ष के ऊपर आ जाएगा हमारे पास E1 sin थीटा। ये हमारे पास E1 का वियोजन हो जाता है। सेकंड हमारे पास E2 का आपको यहाँ पर वियोजन करना है, वो भी आप यहाँ पर फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपकी रिवीजन ही करना है। तो हमारे पास E2 जो है वो भी इस अक्ष के साथ ही कोण बना रहा है, तो इसका भी एक घटक यहाँ पर आएगा, और वो हो जाएगा E2 cos थीटा। और यहाँ पर इस नीचे वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों E2 sin थीटा, क्योंकि आपके पास जो मेन सदिश राशि जिस अक्ष पे गुजर रही है वो उन दोनों घटकों के बीच में आ जाना चाहिए। हमारे पास
E1 cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, E2 cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि E1 sin थीटा ऊपर की ओर, E2 sin थीटा नीचे की ओर। आपको ये बताया गया है कि जब द्विध्रुव वहां पर बनाया हुआ है तो वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है प्यारे विद्यार्थियों वो हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी -q से +q की ओर होगी p की डायरेक्शन, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो होगी a से b की ओर। जबकि हमारे पास जो घटक प्राप्त हो रहे हैं उनमें आपके पास दो घटक आपके पास -x की डायरेक्शन में हैं, जबकि दो घटक आपके y अक्ष के ऊपर है, ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के विपरीत। तो अब अगर हमारे पास फाइनल कितने मान बचते हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास थोड़ा बहुत आपको इसका वर्णन जरूर करना है। वर्णन में आपने जो डायग्राम बनाया उसी की लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है, यानी जब भी आप कोई डेरिवेशन कंप्लीट करें तो उसकी डायग्राम का थ्योरी जरूर लिखना है। तो थ्योरी में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके अनुसार कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q तथा B बिंदु पर +q आवेश है। हमारे पास यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से प्रत्येक आवेश के बीच की जो दूरी है वो हमारे पास स्मॉल a है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी के ऊपर स्थित उसकी निरक्ष पर बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण प्राप्त होने वाले विद्युत क्षेत्रों का वियोजन हो जाता है। तब हमारे पास यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, तब इसके अनुसार सबसे पहले हल कर लेते हैं हम यहाँ पर भुजा का मान, यानी हमारे पास समकोण त्रिभुज हम यूज कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज BOP या AOPC। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं BP² या AP² बराबर हो जाएगा R² + A², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यदि इसको मैं कंप्लीट करता हूँ BP बराबर AP यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास में आ जाएगा R² + A² की पावर 1/2, यानी समीकरण नंबर 2, यानी इसका वर्गमूल होगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं 1 by 1 आवेश के कारण। तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा Q/BP², और इसकी डायरेक्शन होगी B से P की ओर, BP की ओर ये डायरेक्शन होगी। आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP²। BP² आपके सामने है, R² + A²। हमारे पास आ जाता है R² + A², इक्वेशन नंबर यहाँ पर दे दिया मैंने इसको थर्ड। सेम बढ़ रही इसी तरीके से -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, सेम यहां पर आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, और दूरी अब आपके पास में होगी AP², क्योंकि -q यहां पर है, यहां पर आ जाएगा AP²। AP² देखिए समीकरण नंबर 1 से यही मान होगा। E2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² + A², इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ढंग से देखिए प्यारे विद्यार्थियों। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को ढंग से देखिए, तो इसका राइट हैंड मान और इसका राइट हैंड मान दोनों सेम है, बिल्कुल ही सेम है। यानी +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र का मान और -q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों के परिमाण बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, विपरीत नहीं, अलग अलग हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है प्यारे विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि E1 बराबर किसके है, E2 के। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको 5। E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, तो इसी का फायदा उठाना है आपको। देखिए आप यहाँ से E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, जबकि E1 किसके बराबर है, E2 के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं E1 की जगह E2 भी लिख सकता हूं, तो ये मान हो जाएगा E2 sin थीटा, और नीचे भी कौन सा है, E2 sin थीटा। ये मान ऊपर की ओर, ये मान नीचे की ओर, दोनों मान बराबर, दिशा विपरीत। इसका मतलब ये जो घटक आपको प्राप्त हुए हैं ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, मतलब इनकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त नहीं होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके आगे लैंग्वेज ये लिख सकते हैं कि चूंकि E1 बराबर E2 है, तब P बिंदु पर ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तब हमारे पास अब जो फाइनल विद्युत क्षेत्र जो आपको मिलेगा वो कौन से घटकों की वजह से मिलेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से मिलेगा। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो घटक आपको प्राप्त हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन आपके इस तरफ से देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि P वेक्टर की जो डायरेक्शन थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन वो राइट हैंड साइड में थी। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र लेफ्ट हैंड साइड में और ये था आपके पास राइट हैंड साइड में। आपके यहाँ पर प्लस इधर भी ले सकते हैं, माइनस इधर ले सकते हो। जब आप माइनस का इधर यूज करेंगे तो ये डायग्राम सारे इधर की ओर बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये कंप्लीट लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अब इससे आगे, तो अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र वो हमारे पास में आ जाएगा। देखिए आप यहां से E बराबर हमारे पास में आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हमारे पास इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र टोटल प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहां पर चाहें तो यहां पर वेक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का टोटल उसकी डायरेक्शन थी इस साइड में, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन थी इस साइड में। तो हम यहां पर वेक्टर यूज कर सकते हैं। तब आपको यहां पर माइनस P कैप यूज करना है, यानी माइनस P कैप जो है वो P वेक्टर की दिशा के विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। आप आगे बढ़िए इसके आगे। E वेक्टर बराबर यहां पर E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह भी यूज कर सकते हो E1 और ये आ जाएगा cos थीटा। यहाँ पर वेक्टर को साथ लेके चलना है, अब छोड़ना नहीं है, और यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर हैं। देखिए आप यहां से E वेक्टर बराबर 2E1 यहां पर आ गया cos थीटा और यहां पर आ जाएगा माइनस P कैप। आप यहां पर E1 का मान पुट कर लीजिए और cos थीटा का मान आप यहां जो डायग्राम प्राप्त हुआ था उसके अनुसार यूज कर सकते हैं। ये A बिंदु था, ये P बिंदु O और ये B, आपके पास ये एंगल था थीटा, ये एंगल था थीटा। तो इसके अनुसार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल से लीजिए आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास ये होगा यानी स्मॉल a, और कर्ण का मतलब ये वाला बिंदु होगा, ये AP। तो हमारे पास देखिए वैल्यू पुट कीजिए आप यहां से 2, E1 का मान हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और A स्क्वायर। cos थीटा की जगह मैं यूज कर सकता हूं हमारे पास AO अपॉन AP या BO अपॉन BP, दोनों सेम ही हैं। आप यहां पर वैल्यू पुट कीजिए और साथ में माइनस P कैप को साथ चलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है वो आपके पास। यहां पर E वेक्टर बढ़ते हैं आगे, E वेक्टर बराबर 2 इंटू यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यूज कर सकता हूं K के रूप में, हमारे पास Q, यहां पर R स्क्वायर A स्क्वायर, AO की जगह मैं लिख सकता हूं A, AP की जगह हम जानते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, जो कि समीकरण नंबर 2 में यूज किया हमने, और यहां पर माइनस P कैप। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों पद आपके समान है यानी बेस समान है, तो पावर की कर दीजिए आप यहां पर जोड़ बाकी। तो फाइनली हमारे पास E वेक्टर बराबर 2, यहां पर K, यहां पर Q, यहां पर हो गया A और अपोन में आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस P कैप। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने 6, इक्वेशन नंबर 6। अब बढ़ते हैं इसके आगे। आपके पास यहां पर कंडीशन लगा सकते हो आप कि चूंकि यदि R वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, यानी केंद्र से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश से केंद्र के बीच की दूरी की तुलना में बहुत बड़ा है, तो उस स्थिति में R के कंपेयर में A को हम बिल्कुल छोटा मान सकते हैं, एक तरह से न के बराबर मान सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जब तुलना करेंगे तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
ये हमारे पास में है, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य किस प्रकार से होगा ये आपको समझाया हुआ भी होगा, फिर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। आर स्क्वायर को कर दीजिए आप यहाँ बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए स्क्वायर बहुत छोटा है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जब बिल्कुल छोटे मान में बहुत बड़े मान का भाग दोगे तो आपके आंसर आएगा 0.0000, बहुत छोटा मान प्राप्त होगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में 1, तो 1 में अगर इतना छोटा मान जोड़ोगे वो भी लगभग 1 के बराबर ही होगा। इस कारण से हमारे पास ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर नगण्य कर सकते हैं, और बाहर क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही जो मान कंपेयर करके हटाया जा रहा है उसको आप यहाँ से हटा दीजिए, तो आर स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। सेकंड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो अब हमारे पास Q इंटू 2A देख लीजिए आप इसमें है या नहीं, तो हमारे पास देखिए Q भी है, 2 भी है और A भी है। तीन मान चाहिए Q 2A, तो हमारे पास है 2 भी है, Q भी है, A, तो इन तीनों की जगह मैं पुट कर सकता हूँ P, तो हमारे पास, इसलिए आपके पास फाइनल क्या होगा, E वेक्टर बराबर यहाँ पर बच गया K, और इन तीनों की जगह मैं यूज कर सकता हूँ P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अपॉन में बच गया R स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, पावर बच गई 3/2, और यहाँ पर साथ में चल रहा है माइनस P कैप। अब हमारे पास इस पावर से ये पावर 2 कट जाएगी, तो हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों E वेक्टर बराबर बच जाएगा K P अपॉन RQ, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस P कैप। एकांक सदिश है, एकांक सदिश की परिभाषा आप जानते हो, क्योंकि एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहां से हमारे पास P वेक्टर बराबर आ जाएगा P और P कैप, P और P कैप वज्र गुणन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर P और P कैप, देखिए यहां से देखिए P और P कैप, P और P कैप इन दोनों को हटा देंगे, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, P वेक्टर लगा देंगे, और साथ में चल रहा है माइनस, इसलिए E वेक्टर बराबर माइनस, यहाँ पर आ गया K, यहाँ पर आ जाएगा P वेक्टर, अपॉन में आ गया RQ, और फाइनल आंसर भी आपका कंप्लीट। यहाँ पर माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो P वेक्टर की डायरेक्शन के क्या है, विपरीत होती है। तो हमारे पास आपको बताया भी था कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा आपके लेफ्ट हैंड में था, तो P वेक्टर आपके माइनस से प्लस की ओर राइट हैंड में था, दोनों एक दूसरे की क्या थे, विपरीत, और माइनस का चिन्ह भी उसकी विपरीत दिशा को ही दर्शाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपके पास में एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा वो आपके चैप्टर नंबर 1 से ही होगा, तथा क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा वो आपके चैप्टर नंबर 14 से होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा। बाकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। और प्यारे विद्यार्थियों स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर अक्ष की बात करते हैं तो अक्ष पे वैल्यू आ जाती है 2kp बटा RQ, और जबकि यहाँ पर वैल्यू आ रही है kp बटा RQ, तो हमारे पास यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अक्ष वाले विद्युत क्षेत्र का आधा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेम उतनी ही दूरी पर अगर निरक्ष पर लेते हैं तो अक्ष पर मान निरक्ष की तुलना में 2 गुना होता है। ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया था रे ऑप्टिक्स से, यानी चैप्टर नंबर 9 से दर्पण समीकरण के सूत्र की व्युत्पन्न, और आज हमारे पास में था इसे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास फाइनल आ जाता है E वेक्टर बराबर माइनस KP वेक्टर अपॉन RQ। काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो अन्य दोस्तों को भी इस रिवीजन की कड़ी में जोड़िए और उनको भी सेंड कर दीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। और लगता है कि काफी अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही अब आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अलग अलग लाइव क्लास होंगी, जिसमें आपके कंप्लीट छोटे क्वेश्चनों को रिवीजन करवाया जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे इससे आगे वाले रिवीजन में नया क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।